Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। नमस्कार। और अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। आपका योगदान सच में बहुत मायने रखता है। और जो श्रोता हमें सहयोग कर सकते हैं, उनसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप पर भी विचार करें। इससे हमें भविष्य में भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलती है। तो आज हम सतीश चंद्रा की पुरानी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत के पहले अध्याय भारत और विश्व पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। अक्सर हम सीधे भारत के इतिहास में कूद जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय मतलब 8वीं शताब्दी के आसपास दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था। अरब जगत, अफ्रीका, सब जगह बड़े बदलाव आ रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक थे, वैज्ञानिक थे। आज हम इसी ग्लोबल पिक्चर को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी इन इलाकों से सवाल कैसे पूछता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी की शुरुआत यूरोप से करते हैं। रोमन साम्राज्य, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, उसके ढहने के बाद वहां क्या मंजर था? देखिए, उस समय का यूरोप दरअसल दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। अच्छा, दो दुनियाओं में। हाँ, पूर्वी यूरोप में अब भी रोमन साम्राज्य की शान शौकत एक तरह से जिंदा थी। इसे कहते थे बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन एम्पायर। हाँ जी। या पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। बिल्कुल। वहां एक मजबूत राजा था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब पुराने रोमन सिस्टम की कई बातें वहां अब भी मौजूद थीं। तो एक तरह की स्थिरता थी वहां पर। और धार्मिक तौर पर क्या वे रोम के पोप को ही मानते थे? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आ गया था। इनका चर्च रोम के कैथोलिक चर्च से अलग हो चुका था। अच्छा। इसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। हाँ। और ये बहुत प्रभावशाली था। इसी चर्च और बाइजेंटाइन शासकों के असर से रूस ने ईसाई धर्म अपनाया था। और व्यापार के लिहाज से? व्यापार के लिहाज से ये एशिया और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ा हब था। एक तरह से कह सकते हैं कि इसने पुरानी ग्रीको रोमन सभ्यता और नई उभरती अरब दुनिया के बीच एक पुल का काम किया। तो पूर्वी यूरोप ने तो विरासत को संभाले रखा, लेकिन पश्चिम की कहानी मुझे लगता वो ज्यादा उथल-पुथल वाली रही होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी यूरोप का मंजर एकदम अलग था। वहां क्या हुआ? वहां रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए एक बिल्कुल नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने जन्म लिया। और वो थी सामंतवाद, जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद, हाँ, ये शब्द तो बार बार आता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या था? क्या कोई एक ताकतवर राजा नहीं था? हाँ, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। इस सिस्टम में असली ताकत जमीन पर कब्जा करने वाले बड़े बड़े सरदारों या मुखियों के हाथ में थी। अच्छा। राजा भी एक तरह से उन्हीं में से एक सबसे ताकतवर सरदार जैसा ही था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी। ये पूरी व्यवस्था निजी वफादारी पर टिकी थी। वफादारी पर मतलब राजा इन सरदारों से वफादारी की शपथ लेता था, जिन्हें वैसल कहते थे, और बदले में उनकी जागीरों को, जिसे फीफ कहते हैं, मान्यता देता था। तो ये एक पिरामिड जैसा सिस्टम बन गया होगा। राजा, फिर बड़े सरदार, फिर छोटे सरदार। बिल्कुल। ये ताकत का एक ऐसा पिरामिड था जो अक्सर बहुत अस्थिर रहता था। लगातार लड़ाइयां होती रहती थीं। और इस पूरी उथल-पुथल में, इस अराजकता में चर्च की क्या भूमिका थी? बहुत अच्छा सवाल है। पश्चिम में जब कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, तो उस खाली जगह को कैथोलिक चर्च ने भरना शुरू किया, जिसका केंद्र रोम में था। जी। चर्च ने सिर्फ धार्मिक काम ही नहीं किए, बल्कि सरकार के बहुत से काम भी अपने हाथ में ले लिए। वो कानून बनाता था, टैक्स वसूलता था, और धीरे धीरे यूरोप का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। लेकिन इसका कोई नेगेटिव साइड भी रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। जब मठ और चर्च बहुत अमीर हो गए, तो वे भी बड़े बड़े सामंती प्रभुओं की तरह बर्ताव करने लगे। इससे राजाओं और चर्च के बीच ताकत की एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई, जो आगे कई सदियों तक चली। तो एक तरफ ये टूटा हुआ, आपस में लड़ता हुआ यूरोप था। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, जहां एक नई सुबह हो रही थी, अरब दुनिया। बिल्कुल।
ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे तेज बदलाव था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय ने तो जैसे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इसमें आपस में लड़ने वाली अरब जनजातियों को न सिर्फ एकजुट किया, बल्कि उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर भारत की दहलीज तक फैली थीं। इतना विशाल साम्राज्य। जी, इसमें अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन सब शामिल थे। बगदाद इस साम्राज्य का दिल था और खलीफा जैसे हारून अल रशीद और अल मामून अपनी दौलत और ज्ञान के लिए मशहूर थे। हाँ, स्रोतों में बगदाद के हाउस ऑफ विजडम का जिक्र आता है, बैतुल हिकमत। बैतुल हिकमत, ये नाम ही कितना शानदार है। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी तो नहीं रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अंदाजा सही है। खलीफा अल मामून का बनाया हाउस ऑफ विजडम महज एक लाइब्रेरी नहीं था, वो उस दौर का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र था। मतलब एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी जैसा। यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रांसलेशन हब, सब कुछ एक साथ। उनका मिशन था दुनिया भर के ज्ञान को इकट्ठा करना और उसका अरबी में अनुवाद करना, चाहे वो ग्रीक फिलॉसफी हो, ईरानी कहानियां हो या फिर भारत का गणित। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ज्ञान को लेकर वो बहुत खुले विचारों के थे। बहुत ज्यादा। ये खुलापन उनके प्रशासन में भी दिखता था। उन्होंने ईसाई और यहूदी विद्वानों को भी प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। वो मानते थे कि ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। इसी माहौल का नतीजा रहा होगा कि विज्ञान में इतनी तरक्की हुई। बिल्कुल। ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये ज्ञान का प्रवाह क्या ये सिर्फ एक तरफा था कि वे सबसे सीख रहे थे? नहीं, ये पूरी तरह से टू वे ट्रैफिक था। अच्छा। उन्होंने भारत से शून्य और दशमलव प्रणाली सीखी और उसे यूरोप तक पहुंचाया, जिसे आज दुनिया अरबी अंक कहती है। हाँ, अरेबी न्यूमरल्स। और कई चीनी आविष्कार जैसे कंपास, कागज, छपाई, बारूद, ये सब अरबों के जरिए ही यूरोप पहुंचे। तो अरब दुनिया उस समय ज्ञान के लिए एक ग्लोबल हाईवे की तरह काम कर रही थी। ये उस दौर के यूरोप से कितना अलग है, जहां चर्च का इतना कठोर नियंत्रण था। एकदम। अरब जगत में उस समय वैज्ञानिकों और विद्वानों को जो बौद्धिक आजादी मिली, वो यूरोप में कल्पना से भी परे थी। और इसी संदर्भ में लेखक अल-बुरूनी की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो भारत आया तो उसने लिखा कि शायद भारत में भी कुछ वैसी ही परिस्थितियां थी जैसी यूरोप में है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने देखा कि अरब का विज्ञान भारत में प्रवेश नहीं कर सका और भारतीय विज्ञान की प्रगति भी धीमी हो गई। ये तो एक बहुत ही तीखा अवलोकन है। मतलब जिस समय अरब दुनिया ज्ञान के लिए ग्लोबल स्पंज की तरह काम कर रही थी, भारत अपनी महान वैज्ञानिक विरासत के बावजूद बौद्धिक रूप से कुछ अलग थलग सा हो गया था। हाँ, अल-बुरूनी का इशारा कुछ इसी तरफ था। ये एक जटिल सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि शायद वर्ण व्यवस्था की कठोरता एक कारण थी या फिर राजकीय संरक्षण की कमी, जैसा बगदाद में हाउस ऑफ विजडम को मिला था। बिल्कुल। जो भी कारण रहे हों, अल-बुरूनी की ये टिप्पणी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बिल्कुल। अब एक तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं, अफ्रीका। हमने देखा कि अरब साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया था। यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से इस क्षेत्र का क्या महत्व है? अफ्रीका, खासकर उत्तरी अफ्रीका, इस पूरी कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये इलाका पहले रोमन, फिर बाइजेंटाइन और उसके बाद अरब साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा। ये भूमध्य सागर के व्यापार और संस्कृति का केंद्र था और यूपीएससी की आदत है कि वो इतिहास में महत्वपूर्ण रहे क्षेत्रों के भूगोल से जुड़े सवाल अक्सर पूछता है। क्या हम इसका कोई हालिया उदाहरण देख सकते हैं? कोई PYQ? जरूर। जैसे 2013 के प्रीलिम्स में एक मैच द फॉलोइंग प्रश्न था, जिसमें एक विकल्प था एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। अच्छा, ये तो सीधा भूगोल का सवाल है। हाँ, लेकिन ये उसी क्षेत्र का भूगोल है जहां अरबों का प्रभाव था। एक और शानदार उदाहरण 2022 के प्रीलिम्स का है। उसमें लेवेंट शब्द का अर्थ पूछा गया था। लेवेंट, हाँ, ये शब्द तो अक्सर खबरों में भी आता है। बिल्कुल। लेवेंट पूर्वी भूमध्य सागर के तटों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऐतिहासिक शब्द है, जिसमें सीरिया, लेबनान जैसे देश आते हैं। एकदम सही। ये वही इलाका है जो बाइजेंटाइन और अरब साम्राज्यों के बीच टकराव और संस्कृति के आदान प्रदान का केंद्र था। तो यूपीएससी ने सीधे इतिहास न पूछकर उस ऐतिहासिक क्षेत्र के भूगोल से जुड़ा शब्द पूछ लिया। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि एक उम्मीदवार को इतिहास पढ़ते समय सिर्फ घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के भौगोलिक मंच पर भी नजर रखनी चाहिए। एकदम सही।
इतिहास और भूगोल साथ साथ चलते हैं और इन क्षेत्रों की समझ न केवल इतिहास और भूगोल के लिए बल्कि आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए भी जरूरी है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर में दुनिया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर थी। बिल्कुल। एक तरफ था बटा हुआ और संघर्ष करता यूरोप था और दूसरी तरफ एक बौद्धिक रूप से जीवंत और आत्मविश्वास से भरी अरब दुनिया थी जो ज्ञान और विज्ञान का नया केंद्र बनकर उभरी थी। और इन दोनों के बीच उत्तरी अफ्रीका एक पुल की तरह था। हाँ, जहाँ ये संस्कृतियां मिलती भी थीं और टकराती भी थीं। ये ग्लोबल पिक्चर समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि आने वाली सदियों में भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क किन ताकतों से हुआ। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अल-बरूनी की उस बात पर फिर से सोचिए। स्रोतों में ये संकेत मिलता है कि अरब जगत में जो बौद्धिक खुलापन था वो शायद उस समय भारत में कम हो गया था। सोचिए, अगर विचारों का वो खुला आदान प्रदान, वो हाउस ऑफ विजडम जैसी कोई संस्था भारत में भी उसी स्तर पर होती तो हमारा इतिहास कितना अलग हो सकता था। ये सोचने वाली बात है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे सभी सदस्यों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप में शामिल होकर हमें समर्थन दें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.